भर देता है कि परिसर पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। कभी-कभी यदा-कदा यह चुंबक तत्व परोक्ष रूप से में भी न रहकर सक्रिय शक्ति के रूप में भी उभरकर अपनी उपस्थिति का परिचय देने लगता है। वस्तुतः आत्म चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अमुक इंद्रियों के सहारे ही अभिष्ट ज्ञान प्राप्त करे। यह भी हो सकता है कि वह एक इंद्रिय की अपेक्षा दूसरे अवयव को माध्यम बना ले और प्राण ऊर्जा के विभिन्न उपादानों के सहारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त करे। एक उल्लेखनीय घटना पश्चिम जर्मनी के लुई हेनबर्ग की है। यह लड़का जिस धातु पदार्थ को छूता वह उसमें चिपक जाते और किसी दूसरे द्वारा बलपूर्वक छुड़ाए जाने पर ही छूटते। उसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय सक्रिय स्थिति में विद्यमान पाया गया। मेरीलैंड विश्वविद्यालय में इस विचित्रता पर बहुत खोजबीन की, पर वैज्ञानिक किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ओंटारियो कनाडा के पार्डन क्षेत्र में जन्मी एक लड़की मात्र 17 वर्ष तक जीवित रही, पर जब तक वह जीवित थी चर्चा का विषय बनी रही। वह जहाँ भी जाती धातु का सामान उसके शरीर से आकर्षित हो चिपक जाता था। उसके भोजन हेतु लकड़ी या कांच के पात्र एवं निवास भी लकड़ी का ही बनाया गया था। उसकी अल्प आयु में मृत्यु के बारे में वैज्ञानिक मनीषी जेफिर मिशेल का मत है कि शक्ति धारा जब तक जीव कोशों के बंधन में रहती है तब तक तो जीवन चक्र सुव्यवस्थित चलता रहता है, परंतु उसके निष्प्रभ होने पर मार्ग बनने व किसी और शक्ति के रूप में प्रकट हो क्षीण होते चले जाने पर आयु उसी अनुपात में कम हो जाती है। शारीरिक मानसिक चुंबक तत्व पर वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान किया व इसे भी एक विभूति माना। डॉक्टर फेज एडम मेमस उस चिकित्सक का नाम है जिसे मेस्मराइज सम्मोहन विधि की खोज की थी। उसके अनुसंधान कार्यों में उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि अविज्ञात नक्षत्रों में से एक चुंबकीय पदार्थ सूक्ष्म रूप से इस धरती पर आता है और सारे धरतीवासियों को प्रभावित करता है। इस पदार्थ का जब भी शरीर में संतुलन गड़बड़ाता है तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इस संतुलन को ठीक करने के लिए डॉक्टर फेज एडम मेमस चुंबकों का प्रयोग करते थे। बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किन्हीं व्यक्तियों के शरीर में सहज रूप से चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती है, जिसे उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया। ये व्यक्ति हीलर या डिवाइस थेरेपिस्ट कहलाए जाने लगे। स्वयं मेस्मर ने सन 1778 में पेरिस में एक चिकित्सा द्वारा अगणित व्यक्तियों को ठीक कर अच्छा खासा नाम कमा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोटार्ट, किंग लुईस 16 व महारानी मेरी एंटोइने, एक ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा उस रोगियों में से एक थे जिन्हें मेस्मर की चुंबकीय चिकित्सा पद्धति से लाभ मिला। मेस्मर की हिप्नोटाइज एवं परावैज्ञानिक शक्ति द्वारा लाई गई क्रमिक निद्रा की स्थिति बाद में अच्छा खासा विवाद का विषय बनी, परंतु उसका मूलभूत सिद्धांत मेस्मरवादियों ने एनिमल मैग्नेटिज्म को भी माना व आज भी साइकिक हीलिंग के मूल रूप में परामनोवैज्ञानिक चुंबकीय धारा का चिकित्सक से रोगी में प्रवेश की प्रधान मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैग्नेरोमीटर्स का प्रयोग कर हृदय एवं मस्तिष्क के बहने वाली चुंबकीय धाराओं का मापन करने में सफलता पाई।
सुपरकिट क्वांटम इंटरफेरेट डिवाइस ऐसे ही एक संयंत्र का नाम है जो बहुत ही क्षीण धारा का काम कर DCA अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इकाई टेस्ला है का पता लगा लेता है। स्कीविन इनका संवेदनशील यंत्र है कि एक नाल चुंबक में 400 मीटर दूर खड़े व्यक्ति में उसके कारण शरीर की चुंबकीय धारा में से हो रहे परिवर्तनों को मापने की यह क्षमता रखता है। हो सकता है कि ऐसे अपवाद जो लुई हेनबर्ग ने व अन्य व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, अब शोध प्रतिपादनों से शरीर के सूक्ष्म संस्थान की ओर भी विशाल जानकारी अगले दिन दे सके। इसी संयंत्र द्वारा मैग्नेटोकार्डियोग्राम एवं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम की रिकॉर्डिंग भी अब संभव होने लगी है एवं ऐसी सूक्ष्म व्याधियों का पता लगाने में सफलता पाई है जो सामान्य उपकरणों इलेक्ट्रोकार्डियो एवं एसेफेलोग्रामी इकोग्राफी इत्यादि के माध्यम से पकड़ में अक्सर नहीं आती है। अर्थवेद में रेत द्वारा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से ओतप्रोत लोहा कणों के माध्यम से शरीर के रक्त प्रवाह रोकने एवं चुंबकीय द्वारा स्त्री रोगों के उपचार का प्रसंग स्थान स्थान पर आया है। कर्तव्य है कि चुंबक में भी रेत, बेरियम एवं आयरन ऑक्साइड होता है। मिस्र की एक सुंदरी क्लियोपेट्रा पेंटा के बारे में प्रसिद्ध था कि वह अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए सदैव माथे पर एक छोटा सा चुंबक लगाए रखती थी। मेस्मर से भी पहले स्विस चिकित्सा पैरासेल्सस ने जैव चुंबक तत्व की विशेषता एवं बाह्य चुंबक द्वारा मानवीय काया की विभिन्न दोषों एवं मनोविकारों की चिकित्सा की संभावनाओं का वर्णन किया है। मेस्मर ने इसी सिद्धांत को आगे चलकर प्रचारित कर मेस्मरिज्म हिप्नोटाइज को प्रचलित किया। टाइम पत्रिका में मानवीय चुंबक तत्व पर एक विचित्र केस वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ वर्षों पूर्ण रखा था। ओटोरियो की कैरोलिन क्लेयर नामक एक महिला को स्नायु संस्था संबंधित एक रोग से आ घेरा। धीरे धीरे आंशिक पक्षाघात की स्थिति में ठीक होते होते जब वह स्वस्थ स्थिति में पहुंचने को ही थी कि उसमें एक नया परिवर्तन देखा गया कि वह धातु से बनी किसी भी चीज को छूती तो वह उससे चिपक जाती। बड़ी कठिनाई से उसे छुड़ाया जाता। जैव चुंबकीय तत्व का यह प्रवाह स्नायु संस्थाओं की किस गड़बड़ी के ठीक होने अथवा नई गड़बड़ी या लीकेज होने के कारण होने लगा, इसका वैज्ञानिक कोई समाधान खोज नहीं पाए। शरीर जितना भी कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, एनाटॉमी की दृष्टि से जितनी भी जानकारी हमें विदित है, आवश्यक नहीं है कि यहाँ तक सीमित हो। बहुत कुछ अविज्ञात है जो समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देता रहता है। कभी प्राणज्ञ के रूप में आत्मचेतना शोलों की तरह शरीर से फूटते देखी जाती है, तो कभी चुंबक तत्व की आकर्षण शक्ति के रूप में। किसी किसी में यह विलक्षण अतिवेद्य समर्थ के रूप में प्रकट होने लगती है। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य का रहस्योद्घाटन तो होता ही है कि असीम संभावनाओं की पिटारी चेतना के महासागर में दबी पड़ी है। साधना द्वारा उसे निकालने, वस्तु को जगाकर प्रकट करने का प्रयास किया जाए, तब यह सब अविज्ञात संयोग या चमत्कार नहीं लगेगा। प्रणाम भैया, और बहुत बहुत क्षमा की बहुत सारी त्रुटियां थी। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वाचन आपका रहा, त्रुटि नहीं थी। कुछ शब्द इसमें ये होते हैं तो उसमें कभी कभी पढ़ने में ये रहता है
तो लेकिन अभ्यास से ये बात बनती हुई चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हेमलता दीदी से निवेदन है कि दीदी इसका सार स्पष्टीकरण हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर वाचन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिव्य चेतना को मेरा सादर नमन, हरिओम। तो कण कण में व्याप्त परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में जो हम समझ पाए हैं आपके पास रखते हैं। सबसे पहले जो हमने समझा है दीदी के वाचन के अंतर्गत कि कभी कभी किसी को देखकर अपनापन महसूस होता है, सभी महसूस करते हैं ऐसा, जबकि वह व्यक्ति बिल्कुल अनजान रहता है। उससे बात करना अच्छा लगता है, उसके निकट बैठना अच्छा लगता है, किंतु इसके विपरीत किसी को देखकर एलर्जी महसूस होने लगती है, लगता है यहाँ से हट जाए, तुरंत उससे दूरी बनाने का मन होता है। दीदी क्षमा करें, दीदी ये आपका कैमरा थोड़ा एडजस्ट हो सकता है? बस, धन्यवाद। अब ठीक है, बिल्कुल एकदम। आवाज अगर हाँ, आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक है दीदी। जी जी, धन्यवाद। तो इसका मुख्य कारण खूबसूरती और बदसूरती नहीं होता है, बल्कि विचारों भावनाओं का तालमेल नहीं बैठना होता है। बहुत जगह पर ऑरा भी उसका कारण होता है। अंदर के विचारनाओं भावनाओं से तालमेल नहीं बैठने से उसका ऑरा जो हमारे शरीर के बाहर निकलता रहता है वो सुटेबल नहीं लगता है, तो वहां से हट जाने का मन होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अनेकों शक्तियों की तरह मानवीय चेतना के साथ बायोमैग्नेट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर के जो जैविक चुंबकत्व का जो प्रभाव रहता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस कार्य में। यह मैग्नेट किसी व्यक्ति में ऐसी विशेषताएं भर देता है जो वहां के परिकर को अनुकूल अथवा प्रतिकूल बना सकता है। कहते हैं अपान वायु और कूर्म का जो है इससे संबंध होता है। तो जिनके अपान कूर्म में साम्य होता है तो उनमें यह कार्य बहुत तीव्रता के साथ आकर्षण वाला होता है। कभी कभी यह चुंबक परोक्ष शक्ति के रूप में न रहकर अधिक सक्रिय शक्ति के रूप में भी अपना परिचय देने लगता है। जैसे आत्मचेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार यह मैग्नेट की क्रिया प्रतिक्रिया किसी अंग से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण शरीर से ही वो अपना कार्य करे, किसी अंग विशेष से भी वो अपना कार्य दिखा सकती है। अन्यथा किसी इंद्रिय से भी यह कार्य संभव है। आंखों के द्वारा भी आकर्षण हो सकता है, बात विचार के द्वारा, बात करने के ढंग से भी आकर्षण होता है। ये चुंबक जो है सो इंद्रियों के द्वारा भी अपना प्रकटीकरण करता है। तो यह प्राण ऊर्जा के विभिन्न माध्यमों से यह ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ भी चुंबकत्व में प्राण ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा हमने कहा कि अपान और कूर्म प्राण की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ एक दो उदाहरण देकर गुरुदेव ने समझाया है। एक घटना पश्चिम जर्मनी के लुई हैंगबर्गर की है कि वो एक लड़का था जो जिस धातु को छूता था वह उससे चिपक जाता था और फिर किसी दूसरे के द्वारा बहुत बल लगाकर उसे छुड़ाया जाता था। प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबक सक्रिय स्थिति में पाया गया। जब उसका खोज हुआ जो ऐसा क्यों होता है, तो ये चुंबक ही सक्रिय स्थिति में पाया गया। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देकर समझाया गया है कि कनाडा के बॉन्डन क्षेत्र में जन्मी एक लड़की थी जो मात्र 17 वर्ष की अवस्था तक जीवित रही थी। वह भी जहां जाती थी धातु का सामान उसके शरीर से आकर्षित होकर चिपक जाता था। अब यह कारण ऐसा हुआ कि उसके उपयोग की सभी वस्तुएं कांच की या लकड़ी की रखी गई थी। यहाँ तक कि घर भी उसका लकड़ी का बना हुआ था अथवा कांच का बना हुआ था। उसके भोजन करने के उसके पात्र, उसके कुछ भी धातु का उपयोग नहीं करना होता था उसको। वैज्ञानिक जेफरी
निष्लेख के अनुसार शक्ति धारा जब तक सेल्स के, हाँ, तो एक और बात बताया गया इसमें कि वो लड़की 17 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रह सकी थी। तो इसका मिसलेख के अनुसार शक्ति धारा, एनर्जी फ्लो जब तक सेल्स के अनुशासन को बांध कर रखती है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, मैग्नेट हो, जो भी जिस रूप में हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति काम करती है, सेल्स को एक अनुशासन में रखती है, जीवित सेल्स को, तो उस समय जीवन चक्र हमारा सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर सेल्स ज्यादा टूटने लगते हैं, जल्दी ज्यादा छीन होने लगते हैं, तो उसी के अनुसार आयु भी कम हो जाती है। यही कारण था जो उनमें कुछ विकृतियां थी, मैग्नेटिक विकृतियां ही थी। किसी चीज की अधिकता भी बुरी होती है और कम होना भी बुरी होता है, क्योंकि एक प्राकृतिक संयोग से बना हुआ ये मानव शरीर है अथवा कोई भी शरीर है, उसमें कहीं भी व्यवधान होने से, कहीं भी अति होने से, कम होने से व्यवधान तो आता ही आता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक चुंबकत्व पर वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक रिसर्च हुए, जिसमें डॉक्टर फ्रेज एंटम मैस्मर ने मैस्मेरिज्म सम्मोहन विद्या का खोज किया था इसी के आधार पर। अब ये मैस्मर के अनुसार अविज्ञात नक्षत्र से एक चुंबकीय शक्ति आती है सूक्ष्म रूप से इस धरती पर। ऐसा लिखा हुआ है सावित्री कुंडलिनी तंत्र में भी, मास लेवल पर आती है, विद्युत धारा भी आती है, और हमारे सहस्त्रार से जो समष्टि में है, हमारे व्यष्टि में भी है, अंदर प्रवेश करती है और सीधे मूलाधार में जाती है, और मूलाधार से फिर आवश्यकता अनुसार सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ वो वैज्ञानिक इस रूप में इसको कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म रूप से धरती पर आता है और सारे धरतीवासियों को प्रभावित करता है वह मैग्नेट। और इस पदार्थ का शरीर में संतुलन जब गड़बड़ाता है तो विभिन्न प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, और इस असंतुलन को डॉक्टर मैस्मर बाहरी चुंबक के प्रयोग से ठीक करते थे। वो पहले वो वैज्ञानिक हुए हैं, मैग्नेटिक थेरेपिस्ट हुए हैं, जो इस पर ध्यान दिए, रिसर्च किए और इसको ठीक करने लगे बाहरी मैग्नेट से। इसका बाद में फिर ये निष्कर्ष पर आए कि किसी किसी व्यक्ति में ज्यादा मैग्नेटिक पावर होता है, और उसका प्रयोग इस कार्य के लिए उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था, और उसको एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया, जिसके शरीर में यह ज्यादा रहता था। और उनको जो इस ज्यादा मैग्नेटिक पावर के कारण, जिससे उनका दूसरे का ट्रीटमेंट किया जा सकता था, मैग्नेट का संतुलन बनाया जा सकता था दूसरे शरीर में, शरीर का, वे चुंबक के चिकित्सक, चुंबकीय चिकित्सक के रूप में या डिवाइन थेरेपिस्ट के रूप में कहे गए उन्हें। और एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया गया किसको? जिस शरीर में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर होता था। आज भी प्राणिक हीलिंग की जो चिकित्सा होती है वो इसी के द्वारा होती है, इसी आधार पर, इसी सिद्धांत के द्वारा की जाती है। 1778 में पेरिस में इस चिकित्सा पद्धति द्वारा अगणित व्यक्तियों को ठीक किया गया था मैस्मर के द्वारा। कई उदाहरण उन्होंने दिया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोजार्ट, किंग लुई के बारे में कहा गया है। 16वीं महारानी हुई है मेरी एंटोइनी, और ऑस्ट्रिया की महारानी हुई है मारिया थेरेसा। इन दिनों मैस्मेर की चिकित्सा पद्धति के द्वारा इन्हें ठीक किया गया था, ये उदाहरण के रूप में लिखा गया है। आज भी साइकिक हीलिंग के मूल में साइकोलॉजिस्ट जो हैं, चुंबकीय धाराओं का ही चिकित्सक में से रोगी में प्रवेश कराना ही और स्वस्थ बनाना प्रधान रूप से इसी को कारण मानते हैं कि मैग्नेट के द्वारा ही शरीर में प्रवेश कराया जाता है। क्षमा चाहेंगे, हम भी मैग्नेटिक थेरेपी हमने अध्ययन किया हुआ है और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर चिकित्सक रहे हैं, तो इसका मेरा अनुभव है अपना पर्सनल, ये बड़ा तेजी से काम करता है और अपना मैग्नेट भी काम करता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी
इसका भी प्रयोग किया जाता है। हम समझ पा रहे हैं, इसी को यहाँ कहा जा रहा है। तो ये साइकिक हीलिंग भी इसी के द्वारा कराया जाता है, जैसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने मैग्नेटोमीटर का प्रयोग करके हृदय और मस्तिष्क में भी बहने वाली चुंबकीय धाराओं को मापने में सफलता पाई। तो आज ये बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है। SKYD एक संयंत्र है, एक यंत्र बनाया गया जिसमें क्या DC और टेस्ला का पता लगा लेता है। ये DC और टेस्ला क्या है, थोड़ा इसको हम समझें। DC अर्थात बहुत कमजोर मैग्नेटिक धारा जो होता है उस पर भी यह काम करता है। उसका माप यंत्र है, DC से उसका इकाई है, DC से उसका मापा जाता है और उस पर भी यह काम करता है जहां मैग्नेटिक फील्ड पुअर है। इसके अलावा अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड भी जिसकी है उसका इकाई जो है सो टेस्ला है। DC है जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कमजोर है, और टेस्ला जो है सो आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है जो रुक रुक कर मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, धारा प्रवाह नहीं करता है। तो उसकी जो इकाई है मापने की वो टेस्ला है। तो ये दोनों पर ही काम करता है यह संयंत्र जो बनाया गया, ये यंत्र जो बनाया गया। अब SKYD जो है इतना सेंसिटिव यंत्र है कि यह एक नाल चुंबक से 400 मीटर की दूरी पर अगर व्यक्ति खड़ा है, एक नाल चुंबक आप सभी जानते होंगे, नाल के आकार का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो उससे 400 मीटर दूरी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके अंदर कारण शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस नाल चुंबक का, उसके धाराओं को जब परिवर्तन हो रहा है उसको भी मापने का ये जो SKYD संयंत्र है ये सक्षम है, वो नाप लेता है। अब इसके द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि मैग्नेटोकार्डियोग्राफी मतलब MCG और मैग्नेटो एंसेफेलोग्राम MEG की रिकॉर्डिंग भी अब संभव होने लगी है। जो सामान्य जो है सूक्ष्म बीमारियों का जो लगाने में यह सफलता पाता है, जबकि जो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा जो संयंत्र बनाया गया इलेक्ट्रोकार्डियो या एंसेफेलोग्राफी या इकोग्राफी जो हार्ट के संयंत्र हैं, वो वहां तक उनकी जिनकी पहुंच नहीं होती है वहां तक यह मैग्नेट अपना काम करता है। यह मैग्नेटिक जो संयंत्र तैयार किया गया, इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, यह अपना काम करता है। अब इसी को अथर्ववेद में भी इस तरह से बार बार चर्चा आती है। अथर्ववेद में भी लिखा गया है कि उन दिनों रेत के द्वारा चुंबकीय शक्ति के से ओतप्रोत लौह कणों के माध्यम से शरीर के रक्तस्राव को रोकने में चुंबक द्वारा स्त्री रोगों के उपचार करने की प्रसंग बार बार अथर्ववेद में आता है। अब कारण क्या है इसका? अब चुंबक में भी रेत होते हैं, बेरियम ऑक्साइड होते हैं, आयरन होते हैं, यह इसका कारण हो गया। तो ये प्राचीन काल में भी ऐसा रहा है, मध्यकाल में भी रहा है मैग्नेटिक थेरेपी की। अब क्लियोपेट्रा की चर्चा किया है गुरुदेव ने यहाँ पर। क्लियोपेट्रा के बारे में ये मिस्र की विख्यात सुंदरी रही हैं, इनके बारे में सभी जानते हैं, जो वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए गधी के दूध से स्नान करती थी। क्लियोपेट्रा बहुत ही फेमस खूबसूरत रही है। अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए वो अपने माथे पर सदैव एक मैग्नेट लगा कर रखती थी। तो मैग्नेट यह चमत्कार भी कर दिखाता है। एक टाइम पत्रिका का हवाला देकर गुरुदेव बताते हैं कि कनाडा के कैरोलिन क्लेयर नामक महिला को स्नायु संबंधी रोग हुआ, स्नायु संबंधी पैरालिसिस हुआ। अब धीरे धीरे वह पैरालिसिस जो है सो आंशिक पक्षाघात से ठीक हुआ, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। जब वह स्वस्थ हुई तो एक नया कुछ बीमारी शुरू हो गया। वह जिसको भी छूती उससे चिपक जाती, बहुत मुश्किल से छुड़ाया जाता। यह बात कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया
कि यह किस किस स्नायु के ठीक होने के कारण अथवा नई लीकेज कहीं से होना शुरू हो गया है, उसके कारण यह प्रॉब्लम उन्हें शुरू हुआ है, यह नहीं कोई वैज्ञानिक समझ पाया। निष्कर्ष लेकिन यही निकलता है कि एनाटॉमी अथवा प्रत्यक्ष देखने से मनुष्य का शरीर जो दिखता है वही पर्याप्त नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे यही समझ में आई है, जो दिखता है उतना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी प्राणाग्नि के रूप में आत्म चेतना, हमारी अंदर की चेतना जो है शोलों की तरह शरीर से फूटती है, अथवा चुंबकत्व के आकर्षण शक्ति के रूप में कभी कभी तो विलक्षण अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में भी प्रकट होने लगती है। इससे एक बात तो समझा जा सकता है, एक बात समझ में आती है कि चेतना के महासागर में असीम संभावनाएं हैं, जो साधना द्वारा निकाला जाए, अगर उन्हें प्रसुप्त से जगाया जाए, प्रकट किया जाए, तब यह चमत्कार अविज्ञात यह संयोग नहीं लगेगा, वरन यह स्वाभाविक ही माना जाएगा। तो जी धन्यवाद, प्रणाम, हमें यही बात समझ में आई। धन्यवाद दीदी। तो हम लोगों ने अभी जो कुछ विलक्षण क्षमताओं की उपस्थिति के बारे में जाना, सुना, समझा। अमन भैया, आपसे निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा हम लोगों का मार्गदर्शन करें। उससे पहले जब हम क्लियोपेट्रा की बात करते हैं, क्लियोपेट्रा बेसिकली यहाँ जो भी संदर्भ है ठीक है, जितना मैंने पढ़ा या जाना, क्लियोपेट्रा अपनी इंटेलिजेंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए फेमस थी और उनको सर्पेंट ऑफ नाइल कहा जाता था, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल उनका एक्टिविज्म रहा वो थोड़ा सा अलग था। और ब्यूटी तो नो डाउट क्वीन थी, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। भैया आपसे निवेदन है कि अब आगे आप हम सबका मार्गदर्शन करें। जी बहुत बहुत आभार। तो इसमें आदरणीय अनिता सरोही दीदी और हेमलता दीदी को इस चैप्टर की इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती थी जो हेमलता दीदी ने की है, क्योंकि इसमें जो है चुंबकत्व के बारे में ही बहुत अधिक विशद ज्ञान दिया है और इसमें दीदी का अनुभव भी है और कितना बढ़िया इन्होंने गहराई में जाके उस मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बताया। ये मेरा भी प्रत्यक्ष अनुभव है कि एक बार मेरे कंधे में चोट लग गई थी गिरने की वजह से, तो वो कुछ मसल्स का कुछ दर्द था। तो तब मैं उस समय जो है शांति कुंज में ही था, तो उस समय जो है मेरे वहाँ पर एक डिपार्टमेंट मैग्नेटोथेरेपी का, तो मेरे मैग्नेट्स उन्होंने कुछ हाथ में लगाए और वो मैग्नेट्स लगाने के बाद में 24-48 घंटे के अंदर जो है मुझे 70% उसमें रिलीफ मिल गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि मसल्स की चोट जो होती है, जो इंटरनल मसल्स की चोट होती है, वो इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती है, कम से कम उनको महीना भर 2 महीना लग जाता है। लेकिन ये तो निश्चित ये जो होते हैं, जो ये बात बताई गई है कि नक्षत्रों से ये आता है, तो नक्षत्रों से बिल्कुल चुंबकत्व आता है। इसको चुंबकीय धारा ही बोलते हैं, भूचुंबकीय धाराएं जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग शूमन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, भूचुंबकीय धाराएं। ये धाराएं ये धाराएं जो पृथ्वी में प्रवेश करती हैं नॉर्थ पोल से, और नॉर्थ पोल पर पृथ्वी में प्रवेश करने से एक आभा वहां पर ये प्रकट होती है, इसको एरोरा बोरेलिस कहा जाता है। वो आभा जो है इसको ये आभा वहां पर नॉर्थ पोल में देखी भी जाती है। तो ये साउथ पोल से इसको निश्रित कर देती है, और इसी चुंबक में से जितने भी प्राण धारी हैं वो उसको प्राण के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, चुंबक को, वातावरण से चुंबक को ग्रहण करते हैं और उससे अपना ये क्रियाकलाप चलाते हैं, और बाकी जो बचता है उसको जो है फिर इसमें छोड़ देते हैं। ऐसे ही जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मनुष्य का भी नॉर्थ पोल जो है हमारा ये होता है सहस्त्रार होता है, और साउथ पोल जो है हमारा मूलाधार होता है। इसको जो है हम लोग ये पूरा का पूरा मनुष्य मैग्नेट है।
हम लोग जब ध्यान करते हैं तो बड़ी तीव्रता से हमारे अंदर सहस्त्रार से जो है ये चुंबकीय धारा प्रवेश करके मूलाधार में वहां पर ये हो जाती है। तो कभी कभी ये देखे ध्यान के बाद कभी कभी महसूस भी होता है गहन सुषुप्ति के बाद हम लोग ध्यान के बाद जब उठते हैं तो कभी कभी जो है जेनाइटल पार्ट्स में बड़ी जो है ये हो जाते हैं, ये पार्ट उत्तेजित हो जाते हैं, जबकि कोई वासना नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है इनमें, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र जो है वो शक्ति से पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता है, पूरा का पूरा शक्ति का वहीं पर ये समाहित होती है ध्यान के माध्यम से। तो अगर हम अपने चुंबक को किसी प्रकार से अलाइन कर लें तो बहुत सारी समस्याओं को और बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। इसी को जो है मेस्मर, डॉक्टर मेस्मर ने इसको ये बताया कि किन्हीं किन्हीं लोगों के अंदर जो सहज रूप से चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, और जब सहज रूप से प्रवाहित होती है तो अपने चुंबक से दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक थेरेपी की बात, इसको प्राणिक हीलर बोलते हैं, तो ये इसमें बात कही गई है। गायत्री उपासक जो होता है वो एक बाय डिफॉल्ट प्राणिक हीलर होता है, जिसकी गायत्री उपासना सिद्ध हो गई है। सिद्ध का मतलब है या तो जिसने जो एक महापुरुषण किया है, या 12 वर्ष तक जिसने संध्या वंदन लगातार किया है ना। तो इस तरीके से या कुछ विशेष गायत्री अनुष्ठान किए, उसकी गायत्री साधना सिद्ध हो जाती है, तो वो जो है एक प्राणिक हीलर बन जाता है, किसी की भी प्राणिक हीलिंग कर सकता है। तो इसमें ये गुरुदेव ने कहा भी है, प्राण चिकित्सा कर सकता है। एक बात इसमें बहुत सुंदर है, इसको कह के जो है अपनी बात को यही समाप्त कर देंगे। देखिए कल जो हम चीज पे चर्चा कर रहे थे, तो आज बिल्कुल समाधान गुरुदेव ने दे दिया। कल हम लोग कह रहे थे ना कि कान से कोई देख लेता है ना, आंखों से, कान से, उंगलियों से कैसे देखना हो जाता है ना, कान से कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है इसमें आज ये पूरा स्पष्ट कर दिया है। देखिए जिस जिस बात को हम लोग कल कह रहे थे, वस्तुतः आत्म चेतना संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है। ये आवश्यक नहीं कि वह अमुक इंद्रियों के सहारे अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करे, अमुक इंद्रियों के सहारे अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करे। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से ही देखे या कानों से ही सुने, है ना, या नाक से ही सूंघे। तो ये जो है इसमें ये कहा गया है प्राप्त करे। वह यह भी हो सकता है कि वह एक इंद्रिय की अपेक्षा दूसरे अवयव को माध्यम बना ले, किसी अवयव को भी। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति त्वचा से भी देख सकता है ना, और नाक से भी सुन सकता है ना। नाक से सुनने का मतलब ये हो गया कि जब इसकी ये गंध की तन्मात्रा साधना होती है तो व्यक्ति को जो है भविष्य का ज्ञान जो इस माध्यम से होने लगता है, भविष्य उसको पता लगने लगता है। तो ये वाला जो है, तो उसमें क्या है, इसका ये विज्ञान बताया है कि प्राण ऊर्जा के विभिन्न उपादानों के सहारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर ले। मतलब उस इंद्रिय में प्राण ऊर्जा के विभिन्न उपादान, मतलब अगर पृथ्वी तत्व हमारा गंध से संबंधित है, या फिर हमारा अग्नि तत्व जो है ये रूप से या आंखों से संबंधित है, तो कानों में भी अग्नि तत्व बना के कानों से देखा जा सकता है। त्वचा में भी अग्नि तत्व बढ़ाकर और त्वचा से भी देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये कल के विज्ञान को बिल्कुल गुरुदेव ने प्रतिपादन करके इसमें ये सिद्धांत बताया है। तो बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है कि सभी इसमें जो है चर्चा इसमें करें। इसमें अनिल कुमार त्रिवेदी भैया जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, हाँ अगर आप स्थिति में हैं तो आप जरूर कुछ इसमें प्रस्तुत करें। जी प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम। इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है, तो इसमें मैं आप ही लोगों को सुनना चाहूंगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो आगे जो है जो हैंड रेज है हम लोग इनको ले सकते हैं। जी 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 प्रेमलता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी, सभी भैया दीदी को सादर प्रणाम। मैं कुछ अपने हमारे यहाँ या फिर कहीं कई लोगों को ऐसा देखी हूँ, सचमुच ऐसा सत्य होता है कि हम सिर्फ आंखों से ही नहीं देख पाते हैं, हम कानों से भी देख लेते हैं, हम त्वचा से भी देख लेते हैं। कैसे हम एहसास कर लेते हैं, हमें एहसास हो जाता है। और हमारे यहाँ मतलब एक था, हमारे मायके में एक दूध देने वाला आता था, 5-6 किलोमीटर से प्रतिदिन वो पैदल आता था। उसमें गाड़ी नहीं चलती थी, उधर पैदल आता था, एक डंडा के सहारे, सिर्फ डंडा के सहारे वो दूध लेकर आता था।
और रास्ते में कई ट्रक वगैरह कुछ भी चलता रहता था, लेकिन वो कैसे सीधे उसके आंख की रोशनी नहीं थी, वो बिना रोशनी के आता था। और उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग कौतूहल बस अपने माँ सबसे पूछते थे कि माँ ये कैसे आ जाता है इतना दूर, इसको तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं बेटा नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन आज हम सभी समझ पा रहे हैं, जब गुरुदेव से जुड़े हैं इन पुस्तकों का स्वाध्याय करके, तब हम सभी समझ पा रहे हैं कि कैसे ऐसा व्यक्ति जो जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इतनी दूर से कैसे दूध लेकर के आता था। तो सचमुच ये बिल्कुल सत्य है। और एक व्यक्ति हमारे गांव में, हमारे बगल में ही रहते हैं, उनका हाथ कट गया है पूरा चक्की से, लेकिन वो एक हाथ से बाइक इतना तेज चला लेते हैं, इलेक्ट्रिक का सामान इतना जल्दी, बिजली का पाइप पर चढ़ना, वहां रिंच इंचिन से खोल देना, बहुत ही आराम से इतना जल्दी करते हैं ना कि उतना जल्दी दो हाथ वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, इतना जल्दी एकदम आश्चर्यजनक। तो ये सब, यही सब बात है दीदी भैया, कि मतलब हमारे अंदर तो विद्युत तरंगे दौड़ती ही रहती है, ये सब तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह हमारे अंदर चलता रहता है। तो वो विद्युत प्रवाह कहाँ से किस रूप में कैसे निकलता है, इसका अंदाजा अब हम सभी इन उदाहरणों से पा रहे हैं कि कैसे किन्हीं को विद्युत प्रवाह कहाँ से हो गया, जो जो भी टच करती थी वो कैसे धातु बन जाता था, या फिर कुछ हो चुंबक बन जाता, चुंबकीय उसको अपनी ओर खींच लेती थी वो। तो जी यही है, मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि समय हो जाएगा। जी धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जय। धन्यवाद दीदी। ये अमन भैया कुछ ऐसा भी है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कभी नहीं यूज करते अपने दोनों हाथों को, या हम हाथों की अगर बात करें, लेकिन जैसे ही शरीर का कोई एक अंग चाहे बीमारी से हो, किसी दुर्घटना से हो, शिथिल होता है, तो दूसरा अंग अपने आप एक्टिव होने लगता है। या तो ये कहिए कि ऊर्जा तो खैर है ही है, आवश्यकता भी एक तरीके से आविष्कार की ही जननी है, जो हम लोग कहा करते हैं। अब सपोज राइट हैंड में कुछ इश्यू हुआ, राइट हैंड हमारा बिल्कुल बेकार हो गया, मजबूरी है लेफ्ट को यूज करना है, तो हम अपनी सारी चेतना, अपना सारा ध्यान लेफ्ट हैंड की तरफ लगाते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा फिर वैसे ही वर्क करना शुरू करता है जैसे राइट। तो बेसिकली जो प्राणाकर्षण प्राणायाम की हम लोग बात करते हैं, वो भी एक आकर्षण ही है कि हम किस गति से प्राण को आकर्षित कर रहे हैं, और उसी गति से हम अपने शरीर को भी संचालित कर रहे हैं। जहां जहां तक प्राण जाएगा, वहां वहां तक हम अपने आप को ऊर्जावान और सशक्त महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो ये अभ्यास की बात है। अभ्यास से हम जितना अभ्यास कर ले उतना ही हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास कम है, इसलिए हमारे अंग जो है उस अभाव में ये पड़े रहते हैं। गांधी जी के बारे में सुनाया था, वो दोनों हाथ से चिट्ठी लिख लेते थे एक ही बार में, है ना। तो इसलिए जो है ये अपनी क्षमताओं को विकसित करने का है। तो बिल्कुल ठीक है जी। उमा दीदी का हैंड है इसमें। जी 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 जी, मनीषा दीदी। मनीषा दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी भैया, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी क्लियर है, क्लियर है। जी जी। तो भैया मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। जैसे इसमें पहले है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को अगर अपनापन महसूस है कि अच्छा दीदी कट रही है आवाज। दीदी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो हेलो जी, अब आ रही है क्या? अब ठीक, अब जी ठीक जी। है। तो जैसा भैया इसमें पहले ही पैराग्राफ में दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर अपनापन महसूस हो और लगता है कि उससे ढेरों बातें की जाएं। तो ऐसा अनुभव भैया मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ती थी तो लड़की थी जो मेरे से बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों उससे मेरा इतना अटैचमेंट था कि मैं
उसे बुलाने के स्कूल जाने के लिए घर जाती और उसको साथ ले मैं स्कूल जाती, 1 किलोमीटर स्कूल था, दोनों साथ ही जाते थे, लेकिन वो मेरी से बहुत कम बात करती थी और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतना ऐसा था, मतलब मुझे ये लगता कि ये मुझसे बातें करे, मेरे साथ लेकिन मेरे से कटती थी और मैं इस बात को जानती थी कि ये मेरे से इतना लगाव नहीं करती है, लेकिन फिर भी मुझे उससे पता नहीं क्यों इतना लगाव था। मैं आज भी सोचती हूँ तो अजीब लगता है ऐसा क्यों था। 22 हुई उस साल बाद भी तो मैं रहने के लिए आई, मुझे मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। मैंने जैसे तैसे उसका फ़ोन नंबर अरेंज किया और भैया मैं उससे बातें करनी शुरू करी, लेकिन वो वहाँ भी मुझे इग्नोर करती थी, बात नहीं करना चाहती थी, बहाने बनाती थी, मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कई साल उससे बात करने की कोशिश करती रही और अंदर से ऐसा भाव आता था कि मैं जाऊं उसके घर, उससे मिलूं, वो मुझसे कहे कि मेरे घर आ जा, लेकिन उसने कभी रेस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। और मुझे उससे अभी भी याद आती है तो मैं ऐसा लगता है कि वो भले ही मुझसे ना बोले, लेकिन मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो ये तो है भैया एक लगाव की बात जो इसमें पहले पैराग्राफ में आया है कि उसके व्यक्तित्व का आकर्षण क्यों किसी को सम्मोहित कर देता है। एक क्वेश्चन तो ये किया मेरा। अच्छा, दूसरा जो है इसमें इसी पैराग्राफ में आया है कि कल की खूबसूरती का नहीं वरन विचारों की, भावों की, मनहूसियत का है। फिर एक्चुअली फिर आपकी आवाज भी कट रही है थोड़ा सा। हेलो हाँ जी हाँ हेलो, जी, अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी, जी जी। इसमें दूसरा ही प्रश्न है भैया, एक व्यक्ति काफी नजदीक है, मतलब एक तरह से रोज ही उसके साथ आमना सामना होता है, लेकिन उसके प्रति इतना विचार है, पता नहीं अपने आप ही उसे देखते ही नेगेटिव सोच आती है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहना है। तो ऐसा क्यों है भैया, और उसके समाधान के लिए हम क्या करें, मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि उस तरह के भाव उसके प्रति मेरे मन में ना हो। तो ये मेरा प्रश्न है भैया, जिसका आप उत्तर दें। जी धन्यवाद। वैसे अमन भैया, ये जो दूसरा वाला प्रश्न था ना, ये मेरा भी है, तो हम दोनों की समस्या का समाधान कीजिए। जी देखिए, कुछ हम लोगों की मानसिक धारणाएं ऐसी बन जाती हैं, दोनों ही होते हैं। दोनों स्थिति में जो है किसी व्यक्ति से लगाव वाली परिस्थिति नहीं बन पाती है। या तो पहली बात है कि पहले वाला हमसे जो है अंतःकरण से हमसे दूरियां बनाना चाहता है और कुछ ना कुछ हमारे प्रति नकारात्मक संप्रेषण करता रहता है, तो इससे हम लोग स्वतः उससे दूर हटते जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, कभी कभी जो है भले ही सामने वाले की धारणाएं हमारे बारे में नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारी ऐसी मानसिक धारणाएं कुछ बन जाती हैं, कभी कोई ऐसी ग्रंथियां बन जाती हैं इसके प्रति। मान लीजिए कभी हमारा कोई उससे कोई हमारा ईगो हर्ट हुआ, अहम चोटिल हुआ या कुछ हुआ, इस तरीके से कोई ना कोई हमारी ऐसी धारणाएं उसके बारे में बन जाती हैं, तो मन एक दूरी बनाने लगता है। तो फिर उस बात में फिर ये करना चाहिए, क्योंकि ये सारे की सारी सृष्टि जो है, हम अपने जो सौंदर्य होता है, सौंदर्य अंदर से पैदा होता है, बाहर नहीं होता है सौंदर्य। यहाँ पे हम लोग भारतीय इसमें जो है अधिकतर क्या कहते हैं, गोरा व्यक्ति सुंदर है ना, और निग्रोज क्या कहते हैं, काला व्यक्ति सुंदर है। तो वो तो हमारे अंदर की इंटरप्रिटेशन है कि हम किसको सुंदर बता रहे हैं, है ना। तो उसमें सौंदर्य का, प्रेम का, लगाव का और ये सारा का सारा आरोपण अपने अंदर से ही पैदा किया जाता है। अगर हम अपने अंदर के भाव को आरोपित करेंगे किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोपित करेंगे, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हम अपनी बार बार जो है उसको अभ्यासवश अपनी थिंकिंग को इस तरीके से बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमें प्रिय लगने लगेगा। ये तो अभ्यास की बात है ना। तो ये अभ्यास की बात है। और फिर ये भी होगा, अगर हमारे अंदर से अगर उसके लिए सकारात्मक संप्रेषण जा रहे हैं, तो उसके अंदर की अगर कोई मलिनता वो भी दूर हो जाएगी। इससे डबल फायदा है।
हमारा तो ये होगा ही, धारणा बदल ही जाएगी उस प्रति, उसके अंदर का भी जो धीरे धीरे उसका भी सुधार हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही हमें एक तरीका दिखाई देता है जिससे जो है अपने मन की ग्रंथियां मिटा के और दूसरे से हम लोग ये कर सकते हैं। जी। अब भैया उसके प्रति जब ऐसी भावनाएं, तो सकारात्मक भावना कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या करें? हाँ, नकारात्मक भावना ना आए तो उसकी सकारात्मक भावना, देखिए कोई भी व्यक्ति कभी खराब नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होंगी, एक ना एक अच्छाई जरूर होगी, उसी अच्छाई को लेके उसका चिंतन करें कि उसके अंदर ये है। हम लोग वैसे तो हमारी ये है, हम लोगों की, मैं स्वयं की बात बता रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर 10 हमारे साथ 10 काम अच्छे करे और एक बुरा कर देना, तो 10 के 10 काम जो है बिल्कुल एकदम धराशायी हो जाते हैं, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक छोटी सी उसकी जो है वो चाहे भूलवश उससे हो गया, ये एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम उसके बारे में उसकी अच्छाइयों का चिंतन करेंगे, ये हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, एक भी उसके अंदर अच्छाई हो, उस अच्छाई का चिंतन किया जाए। जब अच्छाई का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही उससे नजदीकी बनती हुई चली जाएगी। कुछ ना कुछ गुण तो होंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ गुण है तभी वो मनुष्य है। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया, प्रयास किया जाएगा जैसा आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, इस सब में धन्यवाद। केवल अपना दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है, बाकी इसका कोई समाधान नहीं। जी यही विज्ञान में जी खोज की साधना है। जी। जी किशोरी दीदी, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज बाबूजी का भी यही सेम बता रहे थे कि पहले भी पहले जैसे जब साधना में नहीं जुड़े थे तो भले दूसरों में हमें बुराई नजर आती है या उसके प्रति ये हो जाता है कि वो गलत इंसान है, चाहे जैसा भी, लेकिन अब हमें वो और सबसे अच्छा लगता है। यदि कोई बुरा होता है तो वो और अच्छा लगता है। तो ये परिष्कृत रूप ही है विज्ञान में को उसका, जो अमन भैया ने बोला कि एक भी उसकी अच्छाई को हमको ध्यान रखना है। और हम लोग का ह्यूमन नेचर है कि मतलब 10 अच्छाइयां हो लेकिन एक भी बुरी चीज दिख गई तो उसी को हम लोग ज्यादा ये करते हैं कि अरे ये गलत करता है, वो ये गलत करती है, वो है ना, उसी पर ज्यादा फोकस हम लोग का रहता है। जबकि फोकस हमारा अमन भैया ने बहुत अच्छा समाधान दे दिया सही में, कि बस एक अच्छाई है तो उसको देखना है, बुराई है तो उस पे काम करना है कि उसको कैसे प्रेम से उसकी बुराइयां निकल सके उसके जीवन से, या फिर अपने से प्रार्थना करना है कि हाँ उसके अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो सके। तो इस तरह से हर दिन हर समय हम लोगों को ऐसे ही समाज में रहना पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो चाहे समाज के सदस्य हो। तो किसी के प्रति बहुत लगाव रहता है, और लेकिन जब सब में आत्मवत सर्वभूतेषु होने लगता है, नहीं उस वो दुश्मन ही सही, मेरा बुराई ही कर रहा है सही, मेरे लिए बुरा ही सोच रहा है सही, लेकिन उसमें भी तो वो ईश्वर है ना। तो ये जब ध्यान में हो जाता है ना, तो फिर सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती है। और उसको भी अपने तरफ से यदि हम प्रार्थना भेजेंगे कि ठीक है तुम हमारे लिए बुरा सोचो, बुरा करो, लेकिन हम अपने तरफ से उसके लिए नफरत नहीं रखेंगे, उससे हमारा नुकसान होता है, हमारा खुद का नुकसान होता है। ये सब बाबूजी की क्लास से और अब अपने जीवन में बहुत कुछ उतरने लगा है और बहुत सुधार होता है, बहुत सुधार। प्रणाम भैया। लेकिन दीदी अभी हम इस अवस्था में नहीं है ना, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। गुरुदेव से तो प्रार्थना यही है कि हम इस स्थिति में जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है, इसके लिए प्रयासरत तो मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं, संभव है, लेकिन धीरे धीरे कर्मशः। जी। और अनवरत लेके बढ़ा जाए, है ना, बड़ा नहीं कि हम आज ही बुद्ध बन जाए, कल से हम बुद्ध बन जाएंगे, है ना। अनवरत छोटा सा छोटा व्रत लिया जाए कि कम से कम जो है, कम से कम 5 मिनट हम अच्छा सोचेंगे। 24 घंटे नफरत करते हैं लेकिन 5 मिनट जरूर समय निकालेंगे, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे, है ना। फिर 10 मिनट सोचेंगे, 15 मिनट सोचेंगे, समय बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जी। और हम उसी के लिए क्यों सोचते रहे, उसी को बाबूजी कहता ना, अनाहत
मतलब जहाँ जिससे हम हत ना हो, आहत ना हो, है ना। अनाहत वो होता है जब जागरण होता है। तो अब हम छोटी छोटी बातों में यदि ये दुखी हो जा रहे हैं तो हम अनाहत तो सोच ही नहीं सकते फिर। तो उसके बारे में क्यों सोचे? हमें सोचने के लिए अपनी मंजिल है, अपना जीवन है, अपना स्व है, अपने आप को भी जगाना है हमें। तो हम उतना उसके बारे में, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है हमें। मेरा लगातार फोन आ रहा है, सॉरी, प्रणाम। उत्तम भैया, उत्तम भैया जी, आप कुछ, या विभा दीदी है यहाँ पे, कुछ कहना? जी दीदी। जी विभा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर यही हमारा कल का अनुभव है। कल या परसों क्लास में बहुत अच्छा चर्चा हो रहा था। उस समय हम लगा ये सब विज्ञान में कोष से नहीं होती है दीदी, प्राण में कोष से होती है। और इतना सहज भी नहीं है। अगर मान लिया जाए कि दूसरों के बारे में, मतलब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको तो आराम से, शांति से, मतलब एकदम हौले हौले उसको शुभ भावना और प्रार्थना करके निकल जाइएगा। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट हम और सेकंड, जब मेरा अपना परिवार जब बोलता है तो दिल पे आघात होती है। लेकिन उस क्षण अगर हम अपने आप को उसके प्रति एक माँ के रूप में, और उसको अगर हम बच्चा के रूप में देखते हैं, उसको कहते हैं कि हाँ अब हम सफल हुए, अब मतलब सफलता के रास्ते पे खड़े हैं। और ये अनुभव मेरा है दीदी। कल नहीं, परसों जैसे हम हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं, हम निवेदन कर रहे हैं मन ही मन कि मेरे लायक ये बात नहीं, मेरे पास ऐसी बातें क्यों हुई अपने आप से। लेकिन उस वक्त हम प्राण में कोष की साधना कर रहे थे, मतलब प्राण बड़ी ऊर्जा को जागृत कर रहे थे कि हमें झुकना है, हमें झुकना है। लेकिन झुकने की परिस्थिति नहीं थी। लेकिन हम आज झुक गए तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा गुड फीलिंग हुआ। और लगा कि वो तो मेरा बच्चा है। अगर मेरा उत्तम वहां खड़ा रहता तो उसको हम कैसे अपने बेटा के रूप में स्वीकार करते। तो आज मेरा पति है तो क्या वो मेरा बेटा नहीं है? हम उसकी माँ नहीं है? वो भी मेरा बेटा है। सबको दृष्टि चेंज करने पे इसके लिए बहुत आत्मबल चाहिए दीदी, सोचने और प्राण भरी ऊर्जा चाहिए। प्राण में कोष से होती है, विज्ञान में कोष का कोई समाधान नहीं है। यही मेरा कहना था दीदी। प्रणाम। धन्यवाद दीदी, आपने एक अच्छा सुझाव, एक अच्छा मार्गदर्शन किया। जी हृदय दीदी, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रखिए अनम्यूट करके। हृदय दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हेलो। जी जी हेलो। जी जी, कहा जाए? हाँ अमन भैया। हेलो। जी जी, कहा जाए? आवाज आ रही है आपकी? हाँ अमन भैया। जी अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन था, दूसरों की मतलब बात हम कब तक सहन करें? देखिए, इसमें एक बात सहन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर एक बात को हम लोग ये कर लेंगे, क्योंकि हम लोग गांठ को बनाए रहते हैं ना, इसलिए हमें लगता है हम सहन कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा जो एक चीज ये याद रखें कि जो एक बहुत अच्छा दुआ हमें बहुत बढ़िया लगता है कि ऐसा नहीं होता कि झुकने से हम लोग छोटे हो जाते हैं। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो जो हमेशा उत्पात मांगता है, जो दूसरे को झुकाना चाहता है, वो हमेशा छोटा होता है। संसार में लगता है कि उसने हमें झुका दिया तो जो है वो बड़ा हो सकता है सांसारिक दृष्टिकोण से हो, लेकिन अपनी आत्मा के सामने बहुत छोटा हो जाता है और हम अपनी आत्मा के सामने बहुत बड़े हो जाते हैं। और आत्मा के सामने ही छोटा बड़ा होना सबसे बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए यहाँ सहन करने की बात ही नहीं है कोई, यहाँ तो केवल बात ये है कि हम अपने आप को कितना मजबूत कैसे बनाएं, हम अपने आप को बड़ा कब करेंगे, हम अपने आप को उस लेवल पर कब ले जाएंगे जब हम जो है हमारे अंदर महानता विकसित हो कि दूसरों के आघात को भी सहकर हम दूसरों को प्रेम बांट सके, है ना।
तो ये वाली है, इसी से यही इसका प्रैक्टिकल अनुभव, इसी चीजों का हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए जी और ये जी सबके लिए है। भैया विद्यालय चला रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कभी कभी। देखिए ये सब होता ही है। अब देखिए बिजनेस अपनी जगह है और बाकी सब चीजें अपनी जगह है ना। जी तो उनमें भी अभ्यास करते रहना चाहिए, दोनों को मिक्स करके हमें जो है ये चलना चाहिए, है ना। जी तो जी देखिए बिजनेस करने वाले वो भी थे, जमशेदजी टाटा भी थे और भी बाकी सारी कंपनीज हैं, है ना। जी तो उनका भी बिजनेस करने का मॉडल था। तो ठीक है, इसमें आगे आदित्य भैया का हैंड रेज था, कुछ कहना चाह रहे थे। वीरेंद्र जी। वीरेंद्र भाई साहब का हैंडल बहुत देर से है। जी जी भैया सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। भैया अमन, मुझे ये कहना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक ही चेंज हो गया, सब्जेक्ट किधर जा रहा था और आ किधर गया। पर चलिए ठीक है, कई लोगों ने अपने अपनी समस्याएं रखी हैं। भैया मेरा मानना ये है कि हम समाधान बाहर ढूंढते हैं और सच्चाई यही, समाधान बाहर से नहीं हो सकता, कभी भी समाधान ही अपने अंदर से ही होता है। इसमें भैया दो चीज आती हैं, मनस्थिति और परिस्थिति। और हमें अपनी ही मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी इन समस्या को सोल्यूशन निकलेंगे। दो चीज आती हैं, एक तो पर्सनल रिलेशन में, जहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम ज्यादा हो गया है, पर्सनल रिलेशन ज्यादा परेशान करते हैं हमको। थर्ड पर्सन की बात तो हम अवॉइड कर देते हैं, बिजनेस है या कोई हमारा मिलने वाला है अलग है, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहां आती है जहाँ सीधे रिश्ते हों, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बहन भाई है, चाहे दूसरे रिलेशन से आपस में। तो भैया वहां ज्यादा चोट लगती है। और मेरा मानना यह है कि वहां भी सॉल्यूशन अपने ही अंदर से निकलेगा भैया, सामने वाले। और हम दिक्कत क्या, हम काम करते हैं सामने वाले पे, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बहन भाई है, चाहे भाई भाई है, चाहे बहन बहन है। हम केवल सारा फोकस सामने वाले पे कर देते हैं, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन हमारे अंदर से निकलेगा भैया। जब तक हम अपनी मनस्थिति को या अपनी आत्मिक स्थिति को उतने स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेंगे, तब तक समस्या का सॉल्यूशन होने वाला है नहीं भैया। चाहे आपसे पूछें, चाहे मुझसे पूछें, चाहे सारे संसार में पूछते फिरें, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम सामने वाले को चेंज कर ही नहीं सकते। और जब हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, हमारा हृदय आत्मीयता से भर जाएगा, भैया मेरा मानना है कि 90% लफड़े तो समाप्त हो जाएंगे। 90%, 10% रह सकते हैं, बच्चे रह जाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम भी तो अपने अंदर को चेंज करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें और परिस्थितियां चेंज हो जाएं। तो भैया संभव नहीं है। जी, मैं बस 5 सेकंड मैं बोलूंगी इसके पर। दीदी भैया जो उन्होंने बताया कब तक सहन करें, इस पर हमने बहुत ही अपने जीवन में उतारा है। और इसे कैसे उतारे हैं, उससे जिस पल होता है, कुछ भी कोई बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, बस उसी समय रहते हैं। उसके बाद फिर अपने दिमाग से पूरी तरह से झटक देते हैं, उसे हटा देते हैं कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बस इसे भूल अरे जाते दीदी, हैं। दीदी वही जी तो समस्या है, वही तो समस्या है। जब निकाल कैसे देंगे, मनस्थिति हमारी जैसी है वैसी तो रहेगी। हम तो 24 घंटे उसको जहर की तरह घुमा देंगे दिमाग में अपने में, शाम तक उसका जहर बना के खड़ा कर देंगे। नहीं, हम दीदी यदि डिपेंड करता है संकल्प लें तो देखिए जरूर हो ये जो जाता है। है और ये ये मैंने किया डिस्कशन है। जो है ये लंबा विषय है डिस्कशन का, तो हाँ, समय हो टाइम भी गया हो है। तो जी जी, गया। फिर तो कभी समय आराम को से हम किया लोग, जाए इस विषय को, बड़ा गंभीर विषय है ये। गंभीर विषय है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जी इसमें जो है, क्योंकि आप सब वरिष्ठ हैं और आपने जीवन के बहुत एक लंबे अनुभव को जिया है, तो हम लोग सीखना चाहेंगे आपसे। जी जी तो भाई समय की मर्यादा है, तो जी। अर्चना दीदी निवेदन है कि कक्षा को ही समाप्त कर सकते हैं। चलिए, आज की कक्षा में जो हम कह सकते हैं मेन पॉइंट अपने साथ लेके चले, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, और बीतीता है विसारते आगे की सुध ले, और साथ साथ अपनी विलक्षण क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। इसके साथ कक्षा का समापन करते हैं। वो शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। सभी को शुभ रात्रि। बहुत सुंदर चर्चा, सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा।